नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी उस विवाद से जुड़ी हुई है जिसकी जो आग है वो कर्नाटक से शुरू होकर देश के दूसरे राज्यों में पहुंच रही है। विवाद है स्कूल में हिजाब, जिस पर कई दिनों से तनातनी जारी है। आज कई जगह पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा, एक जगह हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हंगामे को शांत करने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसीलिए कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने हंगामा कर रहे लोगों को वार्न किया है, चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस को बल प्रयोग के लिए मजबूर ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान हमारे धार्मिक आस्था का पालन करने या हमारी वेशभूषा दिखाने का स्थान नहीं है। एमपी में हिजाब विवाद शुरू होने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ड्रेस कोड जारी करने की बात कही है। परमार ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को स्कूल में लाना शिक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कर्नाटक से बात निकलकर अब एमपी तक पहुंच गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी इस पर विवाद हो और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में इस विवाद की पड़ताल। और नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करता है। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल। Necessarily these Sangh Parivar people created this problem. Article 14 of our Constitution guarantees equality for all. Article 25 guarantees free practicing of religion. हिजाब विवाद कर्नाटक के कई स्कूल और कॉलेजेस तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें मांड्या के एक कॉलेज की है। एक मुस्लिम लड़की बुर्का पहनकर स्कूटी से अपने कॉलेज आती है। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ बढ़ती है, वहाँ पर दूसरे पक्ष वाले लड़कों का ग्रुप उसे घेर लेता है। नारेबाजी शुरू हो जाती है। जय श्री राम के नारे लगते हैं। वायरल वीडियो में लड़के गले में भगवा कपड़ा लपेटे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही नारेबाजी से लड़की गुस्से में आती है और फिर अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है। बताया जा रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप श्री राम सेना नाम के संगठन का था। अल्लाहू अकबर बोलकर लड़की कॉलेज में चली जाती है। लड़की को कॉलेज स्टाफ से सपोर्ट मिलता है। कॉलेज स्टाफ लड़कों को पीछे करते हुए तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का मामला नहीं है। उडुपी विमेन पीयू कॉलेज से करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक के कई शहरों में फैल चुका है। हंगामा इस कदर बढ़ चुका है कि पुलिस को इसे काबू करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देवनागेरे में तो पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा।
कर्नाटक के बागलकोट में हिजाब के समर्थन वाले ग्रुप और इसके खिलाफ वाले ग्रुप में जबरदस्त हंगामा हुआ। खबरों के मुताबिक दोनों ही तरफ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हिजाब का समर्थन कर रहे ग्रुप ने पुलिस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उधर शिवमोगा में भी पत्थरबाजी हुई और ये पत्थरबाजी हिजाब का विरोध कर रहे छात्रों ने की। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हरिहरा में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। सरकारी पीयू कॉलेज के बाहर हजारों छात्र जमा हुए थे। थोड़ी देर बाद छात्र काबू से बाहर हो गए। पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालात को उग्र होते हुए देख पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए फौरन लाठीचार्ज किया और जब देखा कि इससे भी बात नहीं बन रही तो फिर हवाई फायर किया। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक के दूसरे शहरों में देखने को मिली। कर्नाटक में उपजे इस विवाद पर संसद में भी बात उठी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के सांसद एल हनुमंत्या ने मुद्दा उठाया। कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। Article 14 of our Constitution Please. guarantees equality for all. Article 25 guarantees free practicing of religion. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सबको यूनिफॉर्म में आने का आदेश दिया गया है, सबको इसका पालन करना चाहिए। इसे बेकार में मुद्दा बनाया जा रहा है। नॉन इशू है, इशू मत बना दो। सभी लोगों को ड्रेस कोड पालन करना है, सभी छात्रों को ड्रेस कोड पालन करना है। कर्नाटक की सरकार और पुलिस दोनों ही विवाद पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि मामला कोर्ट में है, इसीलिए कुछ भी नहीं बोलूंगा। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. जाहिर है जिस तरह कर्नाटक में एक पक्ष हिजाब का समर्थन कर रहा है तो दूसरा इसके विरोध में है। ठीक इसी तरह देश की राजनीति में भी हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी इस बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उधर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि वहाँ के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूँ। इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं। जाहिर है पूरा मामला ध्रुवीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसमें सियासत तो होगी ही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने तो इस पूरे विवाद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिद्धारमैया का कहना है कि भगवा स्कार्फ और हिजाब का विवाद संघ परिवार से शुरू किया गया है। Unnecessarily, this Sangh Parivar people created this problem. उडुपी विमेन पीयू कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद हुआ। कॉलेज प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर आई तो उन्हें रोका गया। इसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। 31 जनवरी को छात्राएं हिजाब पहनने की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई बुधवार को फिर से शुरू होगी। इस बीच कोर्ट ने छात्राओं और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा, भारतीय संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ शरारती तत्व ही इस मामले को तूल दे रहे हैं। आंदोलन, नारेबाजी और छात्रों का एक दूसरे पर हमला करना अच्छी बात नहीं है। अब देखना होगा कि बुधवार को सुनवाई में हाईकोर्ट क्या एक्शन लेता है। वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट लागू किया है, जिसके तहत सरकारी स्कूल कॉलेजेस में तय यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी। फिलहाल हिजाब का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह है कि इसका समाधान निकलता क्या है। मास्टर स्ट्रोक में अब वक्त है चुनावी पारे का टेस्ट का। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। अब गुरुवार यानी 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से 48 घंटे पहले आज यूपी की कुर्सी के दो बड़े दावेदार यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों की तरफ से अपने वादों का पिटारा खोला गया। दोनों ही पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में लुभावने वादों पर मुफ्त का जबरदस्त तड़का लगा हुआ था। पार्टियों के इस वादा पत्र में
वोटर्स के लिए वो दस्तावेज है जिसकी कसौटी पर वोटर अपनी पसंद की पार्टी और नेता को चुनता है, मैनिफेस्टो। इसी के आधार पर वो सरकार से सवाल भी पूछ सकता है और इसीलिए जरूरी है पार्टियों को घोषणा पत्र का संपूर्ण विश्लेषण देखना भी चाहिए और जो इन पार्टियों को वोट करने वाले वोटर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। पिछले चुनाव के वादों का रियलिटी टेस्ट यानी जो उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो में किया था, आज मास्टर स्ट्रोक में प्रमुखता से आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये पॉलिटिक्स पर रिपोर्ट देख लीजिए। माननीय गृहमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव प्रचार बंद होने के कुछ घंटे पहले राजनीतिक दलों के वादों का पिटारा खुला। आमतौर पर पार्टियां अपना घोषणा पत्र चुनाव का पारा चढ़ते ही लॉन्च करती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इसे मतदान की तारीखों के आसपास लॉन्च करने का ट्रेंड शुरू हुआ है। यूपी की कुर्सी के दो सबसे बड़े दावेदार समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने एक ही दिन अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया। इसमें हर वर्ग के वोटर को लुभाने के लिए कुछ न कुछ जरूर था। जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। वोटरों के लिए वादों की इस बारिश से यूपी की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या किया है। उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आपके झूठ, छल, कपट प्रपंच से वाकिफ है। आपके नए घोषणा पत्र पर कोई भी वो विश्वास नहीं कर रहा है। यूपी में बीजेपी संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी वचन पत्र के जरिए अपने वादों का पिटारा खोल चुकी है, जबकि कांग्रेस की प्रतिज्ञा कल प्रियंका गांधी जारी करेंगी। बीएसपी की परंपरा है कि वो घोषणा पत्र जारी नहीं करती है और इस बार भी अपनी परंपरा के मुताबिक वो घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। ऐसे में इन राजनीतिक दलों के वादे और इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर जनता अपना फैसला करती है, जिसकी घोषणा 10 मार्च को होने वाली है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो बड़े प्लेयर्स यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। चुनाव से पहले ज्यादातर जो सर्वे आए थे उसमें बीजेपी थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उसे टक्कर मिल रही है। आज ही दोनों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया और इसीलिए जरूरी है कि प्रदेश की बड़ी समस्याओं पर इनके वादों को कसौटी पर तौला जाए, एनालिसिस इनके वादों का किया जाए। सबसे पहले बिजली की बात। बीजेपी ने किसानों को फ्री बिजली का ऐलान किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। आप ध्यान रखिएगा इन वादों को। शिक्षा की अगर बात करूं तो बीजेपी 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट दे रही है। अखिलेश 12वीं पास छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान कर रहे हैं। युवा वर्ग के लिए बीजेपी के पिटारे में हर परिवार के लिए एक सदस्य को नौकरी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी का वादा किया है। बीजेपी का वादा है कि प्रदेश के सभी सरकारी खाली पदों को भर दिया जाएगा। जवाब में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकारी नौकरी के सभी 11 लाख पद भर दिए जाएंगे। बीजेपी ने जरूरतमंद महिलाओं की पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अखिलेश ने सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण की बात कही है। बीजेपी ने एमएसपी को मजबूत करने की बात कही है। अखिलेश ने किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी का वादा कर दिया है। बीजेपी ने गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान की बात कही। समाजवादी पार्टी ने 15 दिनों में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बीजेपी हर जिले में मेडिकल कॉलेज का वादा कर रही है। अखिलेश स्वास्थ्य बजट 3 गुना बढ़ाने का वादा कर रहे हैं, 3 गुना करने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी ने उज्ज्वला योजना में 2 सिलेंडर हर साल मुफ्त की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने बीपीएल के लिए यही वादा किया है। बीजेपी हर व्यक्ति की आय 2 गुना करने की बात कह रही है।
अखिलेश पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का नारा दे रहे हैं। घोषणा पत्र में राजनीतिक दल के दावों और वादों में मुफ्त का बहुत भयंकर जबरदस्त तड़का लगा हुआ है, लेकिन मुफ्त की जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही है ना, उनकी जमीनी सच्चाई बाद में सबके सामने आ जाएगी। इन्हें पूरा करने में यूपी का खजाना कैसे खाली हो जाएगा, इस बात को आप समझिए। यूपी में फ्री की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा होड़ बिजली को लेकर लगी है, लेकिन यूपी में बिजली की खपत, बिजली कंपनियों का घाटा ये कहता है कि फ्री बिजली की पॉलिटिक्स यूपी की सेहत के लिए शायद अच्छी साबित ना हो। यूपी में कुल उत्पादन करीब 27,000 मेगावाट का है और पीक डिमांड करीब 30,000 मेगावाट की है। ऐसे में यूपी पीक सीजन में कमी झेलता ही है। इस वक्त यूपी में करीब 2 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता हैं और बिजली कंपनियों का घाटा करीब 11,000 करोड़ का है। फ्री के वादों में किसानों को फ्री बिजली का भी वादा जोर शोर से किया जा रहा है। अगर यूपी में किसानों के बिजली खर्च की बात करें तो यूपी सरकार पहले ही दबाव में नजर आती है। यूपी में फिलहाल किसानों को करीब 11,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी पहले से ही दी जा रही है। अब अगर फ्री बिजली दी गई तो करीब 3,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे सिर्फ किसानों को बिजली के लिए यूपी के खजाने का भार 14 से 15,000 करोड़ का हो जाएगा। फ्री बिजली के साथ ही फ्री सिलेंडर बांटने की भी होड़ लग गई है। ये भी खजाने के लिए कम भारी नहीं पड़ने वाला। यूपी में फिलहाल फ्री सिलेंडर के लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 1 करोड़ 61 लाख है। अगर इन्हें हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाए तो कुल खर्च आएगा 2,900 करोड़ रुपए का। चुनावी वादों के मुताबिक ये योजनाएं उस प्रदेश में लागू की जाएंगी जहां की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। यूपी पर कुल कर्ज 6,53,000 करोड़ रुपए का है और वित्तीय घाटा 90,000 करोड़ का है। यूपी पर बाजार से कर्ज 1,85,000 करोड़ का है और इस तरह प्रति व्यक्ति खर्च 28,405 रुपए होता है। साफ है, मुफ्त की घोषणाएं खजाने पर भारी पड़ती है, लेकिन कुर्सी के लिए नेता तरह तरह की घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से जमीन पर वो शायद ही उतर पाती हैं। और इसीलिए अब अखिलेश के 2012 के उन वादों का टेस्ट करना है जिसके दम पर उन्होंने सरकार बनाई। आपके सामने वो सारे वादे और उसकी असलियत जो है सामने रखूंगी। सबसे बड़ा वादा किसानों का कर्ज माफ करने का था। कर्ज माफी तो हुई, लेकिन शर्तों के साथ। अखिलेश ने 2012 में वादा किया था कि किसान की दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये स्कीम लॉन्च हुई। उन्होंने बुनकरों और किसानों को फ्री बिजली का ऐलान किया था। बुनकरों को तो फ्री बिजली दे दी गई, लेकिन किसानों से जो वादा किया वो देखिए आप पूरा नहीं हो पाया। गांव में 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा था, लेकिन आप देखिए 18 घंटे ही बिजली मिल पाई है। शहरों में 22 घंटे बिजली का वादा था, लेकिन तहसील में 20 घंटे और बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली मिली। ये बात सही है। अखिलेश ने प्रदेश को दंगा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन आप देखिए 2013 में क्या हुआ। मुजफ्फरनगर के जबरदस्त दंगे हुए। 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप का वादा किया था उन्होंने, लैपटॉप बांटे भी गए, लेकिन 10वीं पास छात्रों को टैबलेट का जो वादा किया था वो देखिए आप पूरा नहीं हुआ। अखिलेश ने हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था। ये योजना जो है वो 2014 तक ही चल पाई है। अब इसी तरह बीजेपी के वादों को भी आप देखिए कितना उन्होंने वादे किए और उसे पूरा किया। 2017 से बीजेपी ने 2017 में छोटे किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। ये देखिए ये वादों का रियलिटी टेस्ट है। 2017 में छोटे किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी। 1 लाख तक का फसल कर्ज जो है वही माफ हो पाया। 2017 में क्या वादा किया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने पुराना बकाया दिया तो सही, लेकिन 14 दिन में भुगतान का जो वो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। वादा इन्होंने ये किया था कि 1,50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, लेकिन देखिए आप 2020 तक 74,000 भर्तियां हो पाई है। वादे के मुताबिक भू माफियाओं पर एक्शन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया और 67,000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त भी करवाई गई। ये वादा हुआ। 2017 में बीजेपी ने कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप का वादा किया था, लेकिन पहला वितरण आप देखिए दिसंबर 2021 में ही हुआ है शुरू। इसी तरह ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री शिक्षा का वादा दिया गया था। हालांकि सरकार के आर्थिक मदद के तौर पर 15,000 रुपए बांटे गए हैं, ये बात आ रही है।
हर घर में जल पहुंचाने का वादा किया गया था 2017 में, लेकिन हकीकत क्या है, 13% लोगों के घर तक ही नल से जल पहुंच पाया है। चुनाव में देखिए एंटी रोमियो दस्ता बनाने का वादा किया गया था, दस्ते का गठन हुआ, ये बात सही है, और 14,454 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चुनावी वादों में 25 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने थे, लेकिन सिर्फ 16 मेडिकल कॉलेजेस ही पिछले 5 साल में खुले हैं। दरअसल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और चुनावी वादे पूरा करने का जो गणित है, जो हमने आपको बताया, वही नेताओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है और इसीलिए वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। जरा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो आज पॉलिटिकल सर्कल्स में ट्रेंड कर रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। करीब 86 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर बरसे, जमकर बरसे। आजादी से लेकर इमरजेंसी तक की उन्होंने याद दिलाई। अभिव्यक्ति की आजादी के हनन से लेकर कांग्रेस राज के राष्ट्रपति शासन तक गिनाए। सिखों के नरसंहार से लेकर कश्मीरी पंडितों के पलायन तक के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। असल में प्रधानमंत्री जानते हैं कि देश में चुनाव का समय है, इसीलिए उन्होंने अपना हर एक राजनीतिक वार बहुत सोच विचार कर किया और ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को बहुत अंदर तक चुभी भी। लेकिन कांग्रेस महंगाई पर सवाल उठा रही है, कह रही है प्रधानमंत्री महंगाई और बाकी दूसरे मुद्दों से भाग रहे हैं, इसीलिए वो ये सारी बातें याद दिला रहे हैं। इसी पर आधारित आज की मास्टर स्ट्रोक की अब ये अगली स्टोरी आपके सामने है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। 86 मिनट के भाषण में विपक्ष को धोने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज था। मोदी बोले और खूब बोले, ऐसा बोले कि कांग्रेस को राज्यसभा से वॉकआउट करना पड़ा। लेकिन सरकार से महंगाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भारत में महंगाई कम बताई और ये भी कहा कि दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। 100 साल में आई इस भयंकर वैश्विक कोरोना की महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का ये दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है, वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि यूपीए के समय बहुत ज्यादा महंगाई थी। महंगाई दर को अगर देखें तो ये दावा करीब करीब सही है, क्योंकि यूपीए के शासन में 2008 से 2013 तक महंगाई दर का औसत था 9.8%। 2012-13 में महंगाई दर 10.2% तक पहुंच गई थी।
जबकि मोदी सरकार की बात करें तो महंगाई दर कंट्रोल में दिखती है। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 2014-15 में महंगाई दर 5.9% थी। 2015-16 में 4.9% हुई। 2016-17 में 4.5%, 2017-18 में 3.6%, 2018 और 19 में 3.4% और 2019-20 में 4.8%। बात 2020 और 21 की हो तो 6.2% हो गई महंगाई दर, यानी 7 सालों की औसत महंगाई दर 4.7% निकलती है, जो यूपीए के शासनकाल से काफी कम नजर आती है। यानी एक बात साफ है कि यूपीए के शासनकाल में एनडीए की तुलना से दोगुनी महंगाई दर थी। लेकिन विपक्ष सरकार को अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और नौकरियों के सवाल पर घेरता है, क्योंकि मोदी काल में 2014-15 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% थी, जो 2015 और 16 में और बढ़ी 8% हुई। जीडीपी की ग्रोथ में 2017 के बाद गिरावट दर्ज होनी शुरू हुई। 2019 और 20 में 3.7% तक जीडीपी ग्रोथ पहुंच गई। फिर कोविड आया और 2020 और 21 में माइनस में देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पहुंची। अब इस साल 9.2% की दर की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, नौकरियां भी हैं, महंगाई भी कम है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों से भाग रहे हैं। जो मुद्दे हमने उठाए थे, इन्फ्लेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो और कोविड में इनका सेकेंड जो कोविड आया उनका फेलियर हो, और बाकी के जो चीज़ें हमने रखी थी उन चीज़ों का कोई रिप्लाई उनके पास नहीं है, कोई आंकड़े नहीं, कोई डाटा नहीं। हम डाटा के साथ, आंकड़े के साथ बात किए थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ के सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट करके सिर्फ एक ही पार्टी को ऐसा बोलते गए। वैसे डेटा आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये हमला किया और राहुल गांधी के भाषण के बाद किया। प्रधानमंत्री के कल लोकसभा और आज राज्यसभा के भाषण के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने पूछे थे। नहीं, देखिए, मैंने 3 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। इन चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए, कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो 2 इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये देश को कमजोर किया जा रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। तो ये लेटेस्ट प्रतिक्रिया आप राहुल गांधी की सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। अब बात करते हैं साल 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट में आए फैसले की। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है, 28 लोगों को बरी भी कर दिया है। जिन 28 लोगों को बरी किया गया उन्हें संदेह का लाभ दिया गया है। अदालत ने पिछले साल सितंबर में 77 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी की थी। अहमदाबाद में हुए धमाकों के तार प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। दिसंबर 2009 में कुल 78 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। बाद में एक आरोपी के सरकारी गवाह बन जाने के बाद कुल अभियुक्तों की जो संख्या है वो 77 रह गई। आज जिन 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है उन्हें कल से सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 जुलाई 2008 में 20 मिनट के अंदर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कुल 21 धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हुई थी, करीब 200 लोग घायल हुए थे। और इसी सिलसिले में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आया ये फैसला।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।